अभी हम लोग एक बार थोड़ा सा पूरा रिवाइज कर लें, लाइक अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, बिकॉज गैप हो गया ऑलमोस्ट 1 वीक का। हमने शुरू करा इनकम टैक्स बेसिकली होता क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉज होते हैं, वो हमने देखा पूरा। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट देखा हमने कि क्या होता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर जिस इनकम जिसके लिए आपकी इनकम है, और असेसमेंट ईयर जिसमें आपका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट हो रहा है। फिर हमने पर्सन की डेफिनेशन देखी, कौन कौन लोग पर्सन में कवर होते हैं। फिर हम लोग बात करने लग गए थे टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल अप टू, अगर वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है लेस देन 60 ईयर का और प्लस नॉन रेसिडेंट भी है, तो उसके लिए ये वाला स्लैब रेट था अप टू 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। इसे हम लोग स्टेप वाइज अप्रोच में बोलते हैं क्योंकि स्टेप वाइज हम लोग चलते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देख लिया था कि एक की इनकम 7 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का रेट रहेगा, और इसके ऊपर हमारा टैक्स लायबिलिटी आता है 12,500 रुपए का। 5 लाख से 10 लाख पे जाएंगे तो हमारे पास, क्योंकि 7 लाख का अमाउंट है, तो 2 लाख रुपए आया। 2 लाख पे 20% का रेट लगा 40,000, तो 52,500 रुपए आ गया। उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ जाता है 4% का, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नेट आ जाती है 54,600 की। अब फिर ऐसे हमने 12 लाख का देखा, फिर हमने 12,37,500 का देखा। ये हमने इस हिसाब से देखा। उसके बाद हमने बात करी कि 5 हेड ऑफ इनकम होती है, उसका एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश कर रहे थे। अगर मान लीजिए सैलरी हेड से आपको 2.5 लाख रुपए इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से 4,50,000 रुपए और पीजीवीपी से 5,49,684 रुपए और प्लस डिडक्शन है आपके पास 1,15,000 रुपए की, तो आपकी जीटीआई बनती है 12,49,684। उसमें से आप डिडक्शन माइनस करते हैं 1,15,000 का, तो आपका आता है टोटल इनकम 11,34,684 रुपए। लेकिन हम उसे राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, तो 11,34,680 आता है, राइट। उसके बाद हमने टैक्स रेट का कुछ और कैलकुलेशन देखा और एक फॉर्मेट देख रहे थे कि टैक्स ऑन स्पेशल इनकम अलग लगेगा, नॉर्मल इनकम अलग लगेगा। उसके बाद टोटल टैक्स आएगा, फिर उसके ऊपर सरचार्ज जुड़ता है, और मार्जिनल रिलीफ कुछ है तो वो माइनस हो जाता है। और अगर या तो मार्जिनल रिलीफ होगा या होगा रिबेट। अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं है तो आएगा रिबेट, 5 लाख से कम की इनकम है तो। दोनों एक साथ नहीं आ सकता, तो टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस आ जाता है। उसके बाद उसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सेट करते हैं, तो हमारे पास नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। फिर हमने बात करी कि एक इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट का मतलब वो जो इंडियन हो, एक मूलरी मेनली ये बोल सकते हैं, और दूसरा नॉन रेसिडेंट जो फॉरेनर हो। रेसिडेंट को हमने फर्दर डिवाइड किया, रेसिडेंट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब पहली बात यह है कि कैसे डिटरमाइन करें कि एक आदमी रेसिडेंट है या नहीं है। उसके लिए जनरल कंडीशन ये बोलती है कि आप रेसिडेंट तभी होंगे जब आपका इंडिया में स्टे होगा 182 दिन या उससे ज्यादा। इफ स्टे इन प्रीवियस ईयर 182 दिन या उससे ज्यादा। अगर आप 182 डेज इंडिया में नहीं रहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा रहे हो, एंड इसके पीछे के प्रीवियस ईयर्स में स्टे है आपका, प्रीवियस ईयर को छोड़ के प्रीवियस ईयर से पीछे के 4 प्रीवियस ईयर्स में स्टेज इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपका 365 डेज या उससे ज्यादा है, तो आप रेसिडेंट हो जाएंगे। दैट इज, अगर आप 182 दिन रह लिए तो आपको कुछ नहीं देखना, आप रेसिडेंट हो गए। लेकिन अगर आप 182 दिन नहीं रहे, आप 60 दिन रहे हैं, और उसके पीछे के 4 सालों में, मतलब करंट वाला प्रीवियस ईयर छोड़ के उसके पीछे के 4 सालों में आप 365 दिन या उससे ज्यादा रहे हैं, तो भी आप रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है। फिर हमने कुछ स्पेशल कैटेगरी की कंडीशन देखी थी कि अगर आप इंडियन सिटीजन है और लीव कर रहे हैं इंडिया फॉर बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया, तो आपको स्पेशल कैटेगरी में आप जब 182 दिन रहे होंगे तभी हम लोग आपको रेसिडेंट मानेंगे, मतलब 60 दिन और प्लस 365 दिन वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी।
दूसरा, अगर आप इंडियन सिटीजन है और आप लीव कर रहे हैं इंडिया एज अ सेलर ऑफ द शिप, तो आप अगर 182 दिन इंडिया में रहेंगे तभी हम आपको रेसिडेंट मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तीसरी कंडीशन, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और प्लस बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया गए हैं और इंडिया आ रहे हैं अपने घर पे मिलने के लिए, तो आपको हम रेसिडेंट तभी मानेंगे जब आप इंडिया में 182 दिन रहे हो। दैट इज यहाँ पर 60 एंड 365 दिन वाली कंडीशन विल नॉट अप्लाई, राइट। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि एक जब व्यक्ति रेसिडेंट हो गया तो हम देखेंगे कि वो आरओआर है या आरएनओआर है। आरओआर होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। कंडीशन 1 क्या है कि वो इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया हो 730 दिन या उससे ज्यादा ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट ईयर। दैट इज हमारे लिए मान लीजिए प्रीवियस ईयर है 21-22, तो प्रीवियस ईयर 21-22 को छोड़कर आप प्रीवियस ईयर 20-21 से लेकर आप पीछे के 7 साल तक चले जाइए, उसमें आप 730 दिन रहने चाहिए एंड आप रेसिडेंट हो इंडिया में फॉर 2 or more years आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब आपका प्रीवियस ईयर अगर 21-22 है हमारे लिए, तो प्रीवियस ईयर 21-22 को छोड़ दीजिए, उसके पीछे के 10 सालों में आप 2 बार इंडिया में रेसिडेंट होने चाहिए, राइट। तो यहां पर एक्चुअली एंड है, यहां पर एंड है कंडीशन में। अगर मान लीजिए आप एंड वाली एंड अगर आपका दोनों सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप बन जाएंगे आरएनओआर। दैट इज अगर आप इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप 729 दिन या उससे कम रहे हैं तो आप आरएनओआर हो जाएंगे। या मान लीजिए आप 729 दिन तो रह लिए, ठीक है, लेकिन आप नॉन रेसिडेंट है आप 9 years में आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आप ये हैं तो आप आरएनओआर हो जाएंगे। अगर आप ये भी सेटिस्फाई नहीं कराए, दैट इज आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा पाए ऊपर वाली, तो आप आरओआर हो जाएंगे। मोर और लेस आपको आरओआर की कंडीशन ध्यान रखिएगा तो आप आरएनओआर आराम से कर लेंगे। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा कि कौन कैसे हुआ रेजिडेंट। फिर हमने बात करी थी एसएससी कौन होता है। जनरली हमने बोला कि एसएससी का मतलब वो सारे लोग जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स या अदर सम। अदर सम में क्या क्या आ गया, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन वगैरह। फिर 3 पॉइंट स्पेसिफिक इंक्लूजन में थे जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गए अंडर इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा, पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जैसे हम मान लेते हैं डीटीयू को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां के रजिस्ट्रार साहब, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज प्रशासक। फिर हमने बात करी कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हमने मान लिया एसएससी इन डिफॉल्ट, दैट इज मान लीजिए किसी को टीडीएस काटना था बट उसने टीडीएस काटा नहीं, तो हम उसको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लेंगे। फिर हम लोगों ने टैक्स की लाइबिलिटी का कॉम्पिटिशन, टैक्स की लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देख रहे थे। तो वो देखने से पहले हम लोगों ने पूरे जो चार्ट था हमारा 2.5 लाख वाला वो 3 स्लैब्स में बांटने की कोशिश करी और एक एग्जाम्पल उठाया था। तो वो एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। 3 कैटेगरी हमारी ये थी, अगर आप नॉन रेसिडेंट है या रेसिडेंट है बट आपकी एज 60 साल से कम है तो 2.5 लाख तक आपकी इनकम निल है। आप लोग आई बिलीव देख पा रहे हैं। 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5% का रेट है, और 5 लाख से 10 लाख तक जाएंगे तो 20% इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, और 10 लाख से जैसे ऊपर गए 30%। अब अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आप कैटेगरी 1 में कवर्ड हो जाएंगे। अगर आप रेसिडेंट हैं और आपकी एज 60 से ऊपर है या 60 है बट लेस देन 80 है तो आपकी 3 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट है। 3 लाख से 5 लाख तक 5% का रेट है, 5 लाख से 10 लाख का 20% का रेट है, और वापस फिर वही आ जाते हैं। क्योंकि आप कैटेगरी 1 में आप एनआर हैं, कैटेगरी 1 में कवर्ड हो गए हैं, तो आप कैटेगरी 2 और 3 में फॉल नहीं करेंगे। कैटेगरी 3 में कौन फॉल करेंगे, जो 80 साल या उससे ज्यादा के रेसिडेंट है, दैट इज अप टू 5 लाख तक उनका निल होगा। 5 लाख से 10 लाख पे 20% का आ जाएगा और 10 लाख से ऊपर 30% का। फिर हमने बात करी थी कुछ स्पेशल टाइप की हमारे पास इनकम होती है, जैसे मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे है एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 112, जहां पर
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी हैज बीन पेड। दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, या फिर अगर एसटीटी वाला केस नहीं है, शेयर वाला केस नहीं है, तो आपका नॉर्मली कोई बिल्डिंग मतलब कुछ भी आपने सेल किया तो उसके लिए, तो वहां पर टैक्स रेट है 20% अंडर सेक्शन 112। फिर आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी शेयर से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर 15% का टैक्स रेट है। और कैजुअल इनकम आपको किसी भी टाइप का होता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, पजल, ये सब कुछ, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गेम्स, एनी शॉर्ट, तो ये सब कुछ आपका कैजुअल इनकम में काउंट होता है। यहां तक बताइए किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक बार हाँ ना में मुझे जवाब दे दीजिए। आपको आवाज आ रही है? क्लियर सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है? राइट। फिर हम लोगों ने बात करी थी रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो रिबेट में बेसिकली क्या था कि आप रेसिडेंट हो, आप इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है और आपकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड ना कर रही है, तो आपको कितना रिबेट मिलेगा? 100% ऑफ द टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लोअर का आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट निकलता है बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज आपका टोटल इनकम आ गया। अब उसमें से आपको रिबेट माइनस करना है, उसके बाद आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे। उसका हमने एक एग्जांपल देख लिया था कि मान लीजिए आपका जीटीआई है 5,62,000, डिडक्शन मिला आपको 1,30,000 रुपए का, टोटल इनकम हो गया आपका 4,30,000 रुपए। राइट। इसमें डिडक्शन क्यों नहीं लिया है? इसमें रिबेट लिया है हमने। फिर हमारा टैक्स लाइबिलिटी निकला 9100 का टैक्स बिफोर सेस, उसके बाद हमने रिबेट माइनस किया 12,500 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर, तो 9100 का माइनस हो गया, तो हमारा नेट टैक्स पेबल आया 0। ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे सरचार्ज की। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपका टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो आपको निल रेट, आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर हुई और 1 करोड़ तक रही, तो आपका 10% का सरचार्ज का रेट आ जाएगा। आपका 1 करोड़ से ऊपर हो, अप टू 2 करोड़ है, 15% का रेट हो गया। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है, 25% का रेट हो गया। और जैसे ही 5 करोड़ से आप ऊपर गए, आप 37% का हो गया। फिर उसके बाद उसके ऊपर निकलेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर हमने एक एग्जांपल देखा था, सेम मान लीजिए आपका 55 लाख का इनकम है, 55 लाख के इनकम पे आपने टैक्स निकाला। पहले 10 लाख तक आपका आया 1,12,500 रुपए। फिर एबव 10 लाख पे आपने 55 में से 10 माइनस किया तो आपका 45 लाख आया, उसके ऊपर आपने 30% का रेट लगाया, तो आपका आया 13,50,000 रुपए। तो टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आया आपका 14,62,500 रुपए। इसमें मार्जिनल रिलीफ इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि हमें पता है 55 लाख है तो भाई जरूरत होगी नहीं। फिर सरचार्ज लगाया फ्लैट रेट से, 14,62,500 रुपए पे सरचार्ज लगेगा, 50 लाख से नहीं लगेगा। मतलब 50 लाख से 55 लाख तक की इनकम थी तो 5 लाख पे 10% नहीं लगेगा, जितना भी आपका टोटल टैक्स आया उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, दैट इज 1,46,250 रुपए। तो टैक्स आफ्टर सरचार्ज आ गया 16,08,750 रुपए। उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपने जोड़ा तो आपका आया नेट टैक्स पेबल। राइट। फिर हम लोगों ने कुछ और एग्जांपल्स देखे। मान लीजिए आपकी इनकम 51,50,000 रुपए, तो इसमें हमने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लेकर आया। तो टैक्स आ गया हमारे पास एज पर टोटल इनकम से, मान लीजिए 51,50,000 रुपए की है, और टैक्स एज पर नॉर्मल रेट आया 51,50,000 का, 13,57,500 रुपए, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे आपको आ जाएगा। फिर आपने सरचार्ज में जोड़ा तो आपका आया टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ 14,93,250। अब मार्जिनल रिलीफ करने के कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ अलग वर्किंग करनी पड़ती है। देखिए ये हमने निकाला था 13,57,500 रुपए। ठीक है। उसके बाद हमने उसमें सरचार्ज जोड़ा था तो वो सब ऊपर आया। ठीक है। उसके बाद हम लोग मार्जिनल रिलीफ देख रहे थे। अगर मान लीजिए अगर 51,50,000 रुपए पे मुझे निकालना होता तो मेरा आता 14,93,250।
फिर हम ये देखेंगे कि 50 लाख पर हमारा कितना आता टैक्स, तो हमारा आ रहा था 13,12,500 रुपए। तो इसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं मेरा टैक्स कितना बढ़ा। जब 50 लाख से 51,50,000 रुपए की तरफ बढ़े तो मेरा टैक्स बढ़ा 1,80,750 रुपए। लेकिन अगर आप देखें 50 लाख से 51,50,000 की तरफ बढ़ने में आपका इनकम तो इंक्रीज हो रहा है 1,50,000 रुपए। तो यही चीज निकालने के लिए कि आपका टैक्स ज्यादा ना जाए, जितना इनकम है आप, एसएससी बोलता है कि आप सरकार एक काम करिए, आप मेरे से वही सारा ले लीजिए जितना मेरा इनकम बढ़ रहा है। तो सरकार बोलती है ठीक है मैं आपको 30,750 रुपए का रिलीफ दे देती हूँ, दैट इज जितना आपका इनकम एक्सीड हुआ है और टैक्स उससे ज्यादा एक्सीड हो रहा है, तो मैं आपको वो अमाउंट का रिलीफ दे देती हूँ। तो ये हमने मार्जिनल रिलीफ निकाला 30,750, और ये हमने पुट करा यहाँ पर टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। उसके बाद 14,62,500 आया, उसमें हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ा 4% का, तो नेट नेट टैक्स पेबल आया, राइट। अभी तो इसी हिसाब से हमने और एग्जांपल्स देखे, तो ये यहां तक आते आते खत्म हो गया। यहाँ पे बताइए किसी को कुछ भी पूछना हो तो। सर प्लीज एक बार वो मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला वो प्लीज फिर से बता दो। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक नए वाले एग्जांपल में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। से मेरा टोटल इनकम था 1,02,00,000। ये वाला आराम से समझने की एक बार कोशिश करते हैं, मतलब मैं जिसे भगाऊंगा नहीं, इसे आराम से ले चलते हैं। मान लीजिए मेरा टोटल इनकम है 1,02,00,000 रुपए। फाइंड करना है मुझे नेट टैक्स लाइबिलिटी। मैंने कहा मेरा 1,02,00,000 पे टैक्स लाइबिलिटी कितना आता है, तो ये भी शायद आपकी क्लास ने ही बताया था। तो ये आता था 28,72,500 रुपए। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगी तो आ जाएगा। फिर आप सरचार्ज में जोड़ेंगे 15% का, तो 4,30,875 रुपीज आता है। तो ये आता है टोटल। अब अगर मुझे तब भी दिखाना है तो 0 प्लस 12,500, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है एक्चुअली, 12,500 प्लस 1,00,000 रुपए। उसके बाद आपकी इनकम बढ़ रही है 92 लाख तक 30%। मैं आपको ऊपर वाला बता रहा हूँ पहले। तो 9 3 27, 27,60,000 रुपए। तो आप अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 27 और 2 27 28,72,500 रुपए। ठीक है, इसमें आपको कोई इशू है? फिर आपने उसमें 15% का सरचार्ज लगाया, तो आपका आता है 430,875। अब आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो गया टैक्स लाइबिलिटी बिफोर मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर हमने देखा कि एक चीज देखते हैं कि अगर 1 करोड़ मेरी इनकम होती तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती। तो आपने कहा कि सर 12,500 प्लस 1,00,000 प्लस 27 लाख रुपए। आप कैलकुलेट करेंगे बड़े आराम से आएगा, 28,12,500 रुपए आया। ठीक है, और प्लस इसके ऊपर 10% का आपने सरचार्ज जोड़ा, दैट इज 28,1250। आप इनको ऐड करेंगे तो ये आता है 750 3 30,93,750 रुपए। अब आप देखेंगे कि आपका इनकम कितना बढ़ा, तो यू विल से कि मेरा सर इनकम तो बढ़ रहा है 2,00,000 रुपए, राइट, लेकिन मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना बढ़ गया। इन दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे तो आप एक बार कोई माइनस करके मुझे बताएगा कितना बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से बढ़ रहा था 2,09,625 रुपए, 2,09,625 रुपए। अब आप सरकार को बोलते हो कि सरकार आप मेरे से ना पूरा 1 करोड़ से ऊपर जितना भी 2,00,000 बन रहा है वो सारा ले लो। तो सरकार बोली ठीक है। तो लेकिन आपका टैक्स तब आ रहा था 2,09,625 रुपए। तो गवर्नमेंट आपको 9,625 रुपए का मार्जिनल रिलीफ दे देती है।
अभी बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ठीक है, तो उसके बाद आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ देंगे उसमें, तो आपका आराम से आ जाएगा। फिर हमने वापस वही रेसिडेंट वाला प्रोविजन एक बार डिस्कस किया था कि एक बंदा आर के लिए क्या रहता है और आर के लिए क्या रहता है। फिर हमने बात करी कि अगर कोई इनकम इंडिया में एक्रू होगा या अराइज डीम टू बी एक्रू होगा या रिसीव्ड होगा या डीम टू बी रिसीव्ड होगा, तो वो ऑलवेज टैक्सेबल होगा, चाहे आप आर हैं, चाहे आप आर हैं, चाहे आप एनआर हैं। उसके बाद हमने बात करी कि इनकम अगर एक्रूड हुआ है इंडिया में, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि हमने रिसीव किया इंडिया के बाहर, तो भी हम आप तीनों के ऊपर टैक्स लगा देंगे। अगर इनकम एक्रूड हुआ है बाहर लेकिन आपको रिसीव हुआ है इंडिया में, तो हम आपके ऊपर तीनों के ऊपर टैक्स लगा देंगे। अभी हमने यहां तक बात करी थी। यहां तक बताइए किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। बाकी हमने कुछ पॉइंट छोड़े हुए हैं, वो देखेंगे आराम से। किसी को कुछ पूछना है अभी? सर मार्जिनल रिलीफ हमें किस पॉइंट तक निकालना होगा? आप नॉर्मली 1 लाख, 1 करोड़, 2 लाख, 3 लाख तक मान के चलिएगा। 1 करोड़ 3 लाख तक हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। नेगेटिव ओके होगा, सर। नेगेटिव होगा तो मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है। देन हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 22 है चार्जिंग सेक्शन अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब बात हमने करी कि प्रॉपर्टी में कौन, मतलब चार्जिंग सेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो एक प्रॉपर्टी जरूरी है जिसमें बिल्डिंग और लैंड का कुछ पार्ट आ जाता है। ऊपर लैंड भी बिल्डिंग का पार्ट होगा एज अ पार्ट एंड पार्सल। फिर ऑनर एसएससी जो होना चाहिए वो ऑनर होना चाहिए ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरा एसएससी यूज कर सकता है एनी पर्पस, बट खुद के लिए अगर वो करेगा तो वो पीजीवीपी का पार्ट हो जाएगा। अब बिल्डिंग में क्या क्या आता है? फैक्ट्री बिल्डिंग आती है, ऑफिस आता है, शॉप आता है, गोडाउन आता है एंड अदर कमर्शियल प्रेमाइसेस आता है। लैंड अपार्टमेंट में आता है कंपाउंड, गार्डन, मैरिज हॉल एंड विद गार्डन्स एक्सेट्रा। फिर हम लोगों ने एक इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट देखा था जिसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है एक सेक्शन 23 से। म्युनिसिपल टैक्सेस हम उसमें से माइनस करते हैं। इसमें एक पॉइंट में ऐड कर देता हूं, ऑन पेड बेसिस। आपने जहां पर भी लिखा होगा वहां ऐड कर लीजिए ऑन पेड बेसिस। जितना आप पेड करेंगे उतना ही माइनस होगा। फिर नेट एनुअल वैल्यू आता है, उसमें से आप स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलता है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ एनएबी। फिर आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल निकाल पाते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए, राइट। फिर आ जाता है आपका इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करना सीख रहे थे, तो हम 3 स्टेप में अपना पूरा ये हमारा देखना था। पहले में मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिक बनाया ताकि आपको ये ध्यान में रहेगा कि कब कैसे क्या कंपैरिजन होगा। एफएम सेना, एफएम सेना से हेल्प लेती है। बिकॉज ये ना बहुत कंफ्यूज करता रहता है कि पहले किसमें से क्या माइनस करें, तो अभी जस्ट मैं सोच रहा था तो फिर कर लिया। अब स्टेप 1 में क्या था कि आप फेयर रेंट मेरे से म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल रेंट माइनस करेंगे। फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट का आप कंपैरिजन करेंगे, तो इन दोनों में जो हायर होगा वो आप लेंगे और उसे भेज देंगे स्टेप 2 में। फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, तो इन दोनों में से जो लोअर होगा उसे आप एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे और देन आपका एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन होगा एक्चुअल रेंट से, तो आपका क्या आ जाएगा? जीएवी। अब
हम लोग न्यूमेरिक से देखते हैं। एफ मतलब क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही किसी की। फेयर रेंट। राइट, एफ मतलब फेयर रेंट हो गया। एम मतलब म्यूनिसिपल रेंट। राइट। एस मतलब स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट। ई मतलब एक्सपेक्टेड। राइट। एंड एन तो कुछ है नहीं हमारे पास, इसीलिए एन छोटा है। और ए क्या है? एक्चुअल रेंट। राइट। तो इस हिसाब से ये चीज मुझे लगता है कि आपके ध्यान में रह जाएगी। आप लोग ये लिख लीजिएगा प्लीज। तो एफएम सेना से हेल्प लेती है, या सेना की हेल्प लेती है, जो मर्जी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आपका जीएवी आ गया। फिर हमने कुछ जीएवी मतलब जीएवी के क्वेश्चन किए थे जाते जाते। तो मान लीजिए अगर कहीं का म्युनिसिपल वैल्यू आपको दिया था 80,000 और 55,000, तो दो केसेस हमने देखे थे। फिर हम लोग 60,000 और 90,000 तो देखा, 75 और इसका देखा। तो हमने इस हिसाब से जीएवी निकाल लिया था। यहां तक बताइए किसी को कुछ भी इशू हो तो। मुझे लगता है हमें जो भी पढ़ा सब रिकॉल हो गया एक बार। आगे चले। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। फिर उसमें एक पॉइंट कवर करना है, जो मैंने म्युनिसिपल टैक्सेस लिखा था ऑन पेड बेसिस, तो उसका मतलब निकलेगा उसमें। मान लीजिए इफ म्युनिसिपल टैक्सेस पेबल फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 आर रुपीज 50,000 रुपए, बट एसएससी has paid only rupees 40,000. Now my question is, what to what extent municipal taxes will be allowed? To what extent municipal tax be allowed for previous year 21-22? मैंने एक पॉइंट लिखा था, आप लोग बता पाएंगे कितना अलाउड होगा? कोई कुछ बोलेगा? Municipal taxes allowed on paid basis. अब बता दीजिए। सिर्फ 40,000। 40,000। राइट। प्रीवियस ईयर 21-22 में म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड एज डिडक्शन 40,000।
थोड़ा सा और आगे ले जा रहा हूं मैं इस पॉइंट को. व्हाट इफ what if municipal taxes payable for previous year 22-23 are rupees, आप इसको 1,20,000 लीजिए, बट SSC has paid 1,40,000. अब इसमें मैं अगर बताना चाहूं which includes 10,000 for previous year 21-22 and क्या अर्लियर ईयर कर लीजिए and 10,000 for subsequent year. Now my question to you is how much deduction will be allowed? So 1,20,000. कोई कुछ और बोलेगा? What if I'll say deduction will be allowed on paid basis, that is पूरा 1,40,000 का मिल जाएगा. रीजन बताता हूं क्यों. क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपको नहीं मिला था 10,000 रुपए का. अब जो आप पिछले साल इस साल पे कर देंगे अगले ईयर के लिए, तो वो भी आपको आगे नहीं मिलेगा. दैट इज आपको पूरा 1,40,000 का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि आपको पेड बेसिस पे मिलता है. बताइए अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर नहीं समझ आया. नहीं आया समझ. राइट. एक कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखिएगा कि म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन आपको मिलता है ऑन पेड बेसिस. आपने जितना पे करा आपको उतनी छूट मिल जाएगी. ये फंडामेंटली पकड़ लीजिए. आपने पेड कितना किया है प्रीवियस ईयर 22-23 में? 40,000. 1,40,000 ना. अच्छा हाँ इसमें. यस सर. ठीक है, तो आपको पूरा पेड बेसिस पे मिल गया. अब एक्चुअली मैं आपको रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा प्रोविजन है क्यों. वो बोलते हैं कि पेड बेसिस पे आपका प्रीवियस ईयर 21-22 का बचा हुआ है कितना? 50,000 में आपको 40,000 मिला था, तो आप ये भी तो पे करेंगे ना. 10,000. राइट, ये भी तो आप पे करेंगे म्युनिसिपल अथॉरिटीज को. अब उसके बाद प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए आप भी आपने 10,000 दे दिया, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है आप जब मर्जी पे करो, आई डोंट माइंड. आप जिस दिन पे करोगे उस दिन मैं आपको सारा डिडक्शन दे दूंगी, चाहे आप आज से आगे के 50 साल तक म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दीजिए. राइट, यू गॉट माई पॉइंट. गवर्नमेंट का इंटेंशन यहाँ पर ये है. 22-23 में आपका 1,20,000 डिडक्शन अलाउड एज म्युनिसिपल टैक्सेस. कुछ और पूछना है? So what do you mean by deduction allowed? कौन सा deduction? म्युनिसिपल टैक्सेस का. मैं एक बार वापस से फॉर्मेट दिखा देता हूँ. म्युनिसिपल टैक्सेस. सॉरी. Okay, got it.
आप कुछ और पूछ रहे हैं, एक बार पूछ लीजिए। सर कितना % डिडक्शन मिलते हैं? कुछ नहीं, जो आप पे करेंगे, जैसे मैं एक बार वापस यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जीएवी है, आपको उसमें से गवर्नमेंट बोलती है कि आप जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज को दोगे, जो भी आप एमसीडी को दोगे, उसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे। एमसीडी बेसिकली आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, अगर आपको आइडिया हो तो। कई Yes, जगह sir. हाउस टैक्स ले लेती है, वाटर टैक्सेस ले लेती है, फायर टैक्सेस ले लेती है, सीवर टैक्सेस ले लेती है। तो गवर्नमेंट सिंपल ये बोल रही है कि हम ऑन पेड बेसिस पे आपको डिडक्शन देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस होगा अलाउड ऑन पेड बेसिस। बताइए कोई प्रॉब्लम है? No, sir. राइट। किसी को कुछ और पूछना है अभी तक? अब एक अच्छा वाला पॉइंट लिखने के लिए आया है, वो आप अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं इसको, क्योंकि ये चीज जनरली होती नहीं है, इसीलिए बॉक्स में डाल के लिख रहा हूं। नेट एनुअल वैल्यू हमारा कैसा आता है, वापस देख लीजिए कैसे आता है। आपका एनएवी आता है जब आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देते हैं, तो आपका आता है एनएवी, नेट एनएवी। एनएवी कैन बी negative, NEGATIVE। अभी बस लिख लीजिए, समझाता हूं एक बार। NAV can be negative if municipal taxes actually paid during the previous year exceeds GAV, gross annual value। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आपका जीएवी आया से 5 लाख रुपए का, आपने पूरा 23 में वो 3 स्टेप लगाए, आप 5 लाख ले आए। आपका म्युनिसिपल टैक्सेस 20 साल से पे नहीं था, और एमसीडी बोलती कि अब हम आपकी बिल्डिंग तोड़ देंगे अगर आपने नहीं दिया तो आपने गवर्नमेंट को, एमसीडी को पे किया 8 लाख रुपए, तो आपका एनएवी क्या हो गया? नेगेटिव। बताइए समझ आया? हेलो, हाँ ना में जवाब दे दो। Yes, sir. Yes, sir. Clear. ठीक है, किसी को इसमें कुछ पूछना सर है? कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप? व्हाट यू आर सेइंग? सर आई एम सेइंग कि आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर 8 लाख क्यों देगा? क्योंकि उसकी बिल्डिंग टूटने वाली है, उसने 20 साल से भरा ही नहीं। उसके चाचा काउंसलर थे, और जब वो चाचा काउंसलर से हटे, तो दूसरे वाले ने कहा कि इसने तो सरकार का भरा ही नहीं, तो अब इसकी बिल्डिंग गिरवा दो। आप समझ रहे हैं? ओके सर। तो एकदम से आपके ऊपर सारी लायबिलिटी आ गई। अब वो क्या करेगा? अपना बिल्डिंग तोड़वाएगा, आप सरकार को भरे टैक्स, तो वो सरकार को भरेगा। मुझे बता दीजिएगा स्क्रॉल डाउन कैसे करना है। सर इस वर्टिक वाले केस में जिसमें आपने 1,40,000 पे करा है, तो इसमें फिर डिडक्शन के बाद हम कितना लेंगे?
आप पूरा Deduction allowed. 1,40,000 का डिडक्शन लेंगे Okay, sir. क्योंकि पेड बेसिस पे मिलता है। राइट, थोड़ा सा आगे चले, मुझे कुछ शॉर्ट से टर्म्स लिखवाने हैं आपको। बेसिकली कोई अगर पूछ ले तो एक आइडिया रहना चाहिए। आप में से किसी ने सोचा फेयर रेंट क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है फेयर रेंट? अगर आपके आसपास सिमिलर बिल्डिंग है, रेंट ऑफ सिमिलर नेबर में क्या रेट चल रहा है, टाइप ऑफ बिल्डिंग इन सेम लोकेलिटी। फिर हमने बात करी थी एक म्युनिसिपल रेंट की या म्युनिसिपल रेंट की, मतलब या म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी बोल सकते हैं आप इसको, म्युनिसिपल रेंट की। तो इसमें क्या होता है, रेंटल वैल्यू डिटरमाइन करती है एमसीडीबी, रेंटल वैल्यू डिटरमाइन बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। ये क्यों डिटरमाइन करती है? अभी मैंने बोला कि एमसीडी अपने टैक्सेस लेती है, आपको जो आप पे करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स उसका डिडक्शन मिलता है आपको। तो रेंटल वैल्यू डिटरमाइन बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी किस लिए करती है म्युनिसिपल? फॉर चार्जिंग म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस को हम और नाम से भी जान सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स। और तीसरा स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट होता है कि अगर दिल्ली का भी ना एक स्टैंड रेंट कंट्रोल एक्ट करके है, तो उस हिसाब से जब रेंट आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट, हाईएस्ट पॉसिबल रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। बस आप इतना लिख लीजिए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। एक हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में अगर थोड़ा सा देखना चाहे तो म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है फिर रहने देते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अभी बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कुछ पूछ म्युनिसिपल रेंट क्या? कैन थोड़ा सा एक्सप्लेन म्युनिसिपल रेंट? मुझे समझ नहीं आया, कैन यू स्पीक अ बिट लाउड? सर आप म्युनिसिपल रेंट समझा सकते हैं दोबारा? हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं। म्युनिसिपल रेंट बेसिकली क्या होता है कि एमसीडी लगाती है प्रॉपर्टी। आप कहाँ, दिल्ली में रहते हैं? यस सर। कौन सी जगह? जनकपुरी। जनकपुरी। अच्छा, आपके यहाँ साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है क्या, या एनडीएमसी है? नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मैं मान लेता हूँ साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आपका अगर खुद का घर होगा ना तो आपको हर साल में कुछ प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कारपेट एरिया, अकॉर्डिंग टू द जो लैंड पूरा एरिया ऑक्यूपाइड होगा, जितना गज है, मतलब कारपेट एरिया इज अ बिग टर्म। उस हिसाब से एमसीडी पूरे एरिया का एक वैल्यू डिटरमाइन कर देती है कि अगर 100 गज का प्रॉपर्टी है तो उसका वैल्यू होगा 10 लाख रुपए का, और उसके ऊपर आपको इस हिसाब से रेंट देना है। मुझे भी बहुत कैलकुलेशन पता नहीं है, तो वो एनसीडी एक रेट डिटरमाइन कर देती है। तो दिस इज कॉल्ड म्युनिसिपल रेंट, दैट इज रेंटल वैल्यू डिटरमाइंड बाय एमसीडी फॉर चार्जिंग म्युनिसिपल टैक्सेस या प्रॉपर्टी टैक्स, जिसको हम प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स भी बोल सकते हैं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। पूछना है कुछ?
नो सर, क्लियर। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहते हैं? अभी थोड़ा सा हम लोग एक बार सेक्शन 24 देख रहे हैं। अब बेसिकली जो डिडक्शन वाले पॉइंट थे, एनएवी आने के बाद जो हमको दो डिडक्शन मिलते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड 24B, अब उसकी बात कर रहे हैं। सेक्शन 24 डिडक्शन फ्रॉम एनएवी। एनएवी for calculating income from house property। मीन बहुत सिंपल में, क्योंकि सबको पता, मतलब आपको बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकली नहीं ले जा रहा। सेक्शन 24A में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है कितना? 30% ऑफ एनएवी, एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड नॉट रिलेवेंट। ये किस लिए होता है? ये मेंटेनेंस के लिए होता है, फॉर वेरियस एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज नॉट रेलेवेंट। खत्म। अब बात कर लेते हैं एक बार 24B की। ये वाला है थोड़ा सा जिसमें आपका अटेंशन चाहिए होगा। Excuse me, sir. या So can you please explain section 24A once again? ठीक है, बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट ये प्रिज्यूम करती है कि आपका अगर कोई घर है तो उसमें टूटियां टूट जाती है, दीवार पे पेंट होना होता है, आपको टूटी टूट गई, दीवार पे पेंट होना है, लोहे के गेट की बेल्डिंग टूट गई, ठीक है, इस हिसाब से छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसे तो आप एक एक खर्चा बताओगे, तो गवर्नमेंट कहती है हमको कुछ नहीं देखना, हमको ये बोलना है आपको, आप जितना मर्जी खर्चा करो, हम आपको देंगे 30% ऑफ एनएवी का डिडक्शन। से मान लीजिए मेरा जीएवी था 10 लाख रुपए, म्युनिसिपल टैक्सेस मैंने पे किया 1 लाख रुपए का, तो मेरा एनएवी कितना आ गया? 9 लाख। अब गवर्नमेंट बोलती है, फिर आप गवर्नमेंट के साथ गए, सर मेरे यहाँ तो मेरी किराएदार टूटियां तोड़ देती है, मेरा पेंट चोरी हो जाता है, दीवार पे पेंट हुआ है, मेरा तो 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। गवर्नमेंट कहती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप कहती है मेरा तो यार 20,000 रुपए का ही खर्चा हुआ है। क्या गवर्नमेंट तो बेवकूफ है। गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, हम 30% ऑफ एनएवी डिडक्शन देंगे एज सेक्शन 24A में, अंडर सेक्शन 24A में। दैट इज 9 लाख का 30% इज कितना होता है? 9 3 से 27 ना। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बताइए कोई कंफ्यूजन है? No, sir. Thank you. ओके, सेक्शन 24B में मुझे आपका ध्यान चाहिए होगा बहुत अच्छे से, तो प्लीज अटेंटिव रहिएगा। सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन borrowed कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन borrowed कैपिटल ये कब आपको अवेलेबल होगा, पहले उसकी बात करते हैं। अब बोरो क्यों करेंगे? कैपिटल पैसा लेंगे क्यों?
इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रेनोवेशन के लिए, रेनोवेशन के लिए, एडिशन के लिए, ऑल्टरेट करने के लिए, ऑल्ट्रेशन एक्सेट्रा ऑफ हाउस प्रॉपर्टी is allowed as reduction from NAV. अब इसमें एक पॉइंट लिखता हूं मैं और काटूंगा. इंटरेस्ट has to be आपने कभी ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें आप कोई किसान अपने यहाँ पे खेती के लिए लोन लेता है और उसके बाद वो ब्याज पे ब्याज भरता जाता है. मान लीजिए उसने 10,000 रुपए का लोन लिया और साहूकार उससे ले रहा है @ 5% पर मंथ. तो 10,000 का 5% पर मंथ कितना हो गया? दैट इज लाइक 500, 10,500 रुपए एक महीने का. वो एक महीने बाद पैसा वापस नहीं कर पाया तो इसके ऊपर वापस 5% का साहूकार इंटरेस्ट लगा देता है. तो ये आता है अपना 10/50, ऐसे 10,500 जमा 525 तो इस हिसाब से आता है. इसे कौन सा इंटरेस्ट बोलते हैं हम? कंपाउंड इंटरेस्ट. राइट. तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि यहाँ पे हम आपको जो इंटरेस्ट अलाउड करेंगे, इंटरेस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट. तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के काट रहा हूं. आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 रुपए 5% पर मंथ के हिसाब से ही मिलेगा. जो प्रिंसिपल था उसी पे मिलेगा. बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक? आप में से किसको लग रहा है ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है? ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज्यादा है इसमें? Interest has to be calculated on simple interest basis. ठीक है, ये अपना पूरा पॉइंट कवर्ड हो गया. INTEREST इंटरेस्ट. अभी बात करते हैं. अभी हमने बात करी थी म्युनिसिपल टैक्सेस कैसे अलाउड होता है. कैश बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे या कैश बेसिस पे? कैश बेसिस है. राइट. अब यहां इंटरेस्ट अलाउड होगा. इंटरेस्ट इज अलाउड टू बी डिडक्टेड ऑन accrual basis. On accrual basis.
दैट इज पेमेंट रेलेवेंट नहीं है, दैट इज जब मर्जी दो, छोड़ दो इसे, मतलब आप समझ जाएंगे और एक्सप्लेनेशन ज्यादा भरेगा। अभी एक पॉइंट और है, करंट पीरियड इंटरेस्ट is fully allowed as deduction. अब थोड़ा सा नजर खोल लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग कुछ स्पेशल प्रोविजन पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पीसीपीआई, प्रायर पीरियड, प्रायर कंस्ट्रक्शन पीरियड देखते हैं, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। अभी एक एग्जाम्पल से समझाता हूं पहले। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक मान लीजिए नवम है एक, नवम has taken, if Navam has taken a loan of 10 lakh, आप लोग साथ के साथ नोटिंग भी कर लीजिएगा, for construction of property on 1/10/2019 and interest is payable at the rate 10% per annum and the construction was completed on 30/6/2021। अब हमको इसमें ये देखना है कि इंटरेस्ट कैसे अलाउड होगा, तो एक बार करते हैं। What will be the amount of interest allowed under section 24B during previous year 2021 and 22? एज्यूम कि लोन अभी भी चल रहा है, एज्यूमिंग लोन is not repaid yet. एक बार सबने क्वेश्चन देख लिया है? हाँ में एक बार जवाब कर दीजिएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, और लिख लिया है ना, मतलब अब मुझे समझाना है तो प्लीज थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होगा। किसी ने कोई ऐसा तो नहीं है जिसने ना लिखा हो? चलिए आते हैं, अभी सेक्शन 24B की हम लोग बात करने वाले हैं। अब मैंने बोला कि मेरा इंटरेस्ट अभी तक रीपे नहीं हुआ है,
दैट इज मुझे करंट पीरियड का इंटरेस्ट पूरा मिल जाएगा। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था ऊपर, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो करंट पीरियड इंटरेस्ट इज फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन अगर मेरा लोन रीपे नहीं हुआ है तो। अब पहला पॉइंट, प्रीवियस ईयर 21-22 में मेरा कितना अलाउड होगा, तो करंट ईयर का पूरा इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर, और मेरा करंट ईयर कब से कब तक होगा, 1/4/2021 से लेकर 31/3/22 तक। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? अभी एक बार समझाऊंगा मैं, अच्छे से वापस लेकर आऊंगा। अब मान लीजिए 10 लाख है और 10 लाख पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1,12/12, क्योंकि ये 10% पर एनम है। मैंने 12 मंथ भी कर दिया और पूरा 12 मंथ नीचे भी कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ऐसा चीज रेलेवेंट है नहीं, तो हटा ही दीजिए। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट आपको पूरा मिल जाएगा। अब जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं। अब बात करते हैं प्रायर पीरियड क्या होगा। प्रायर पीरियड, आपने इंटरेस्ट लेना कब शुरू किया था, आपने लोन लिया कब था, तो आप कहेंगे नवम टेकन अ लोन ऑफ 10 लाख रुपए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या, प्रॉपर्टी। कब लिया था नवम ने, 1/10/2019 को, 2019 को। और कंस्ट्रक्शन कब पूरा हुआ है मेरा, 30/6/2021 को। अब यहां क्योंकि 21-22 का तो हम लोग ऑलरेडी करंट ईयर में क्लेम कर रहे होंगे, करंट ईयर में आ गया 1/4/21 से लेकर 31/3/22 तक। इस पीरियड का जो भी होगा वो अलग हो गया, तो यहां पर 1/10/19 से लेकर 31/3/21, ये कितने महीने होते हैं, ये होते हैं 6 months. कितने, 6 मंथ हो गया। 19 से 20 में 18 है, राइट। 20 से 21 में 12 हो गया, टोटल 18 मंथ हो गया। तो इसे हम बोलेंगे प्रायर पीरियड। प्रायर पीरियड हो गया 1920 एंड 2021, दैट इज 6 + 12, दैट इज 18 मंथ। यहां तक बताइए कोई कंफ्यूजन है भी? अब इस टाइम का आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, मैंने कहा आपका टोटल 10 लाख था लोन, 10 लाख में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, आप कहेंगे सर 10% का, तो एक साल का कितना आया, आप कहेंगे, मैं इसे अगर बहुत सिंपल करने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे कि सर ये कुछ ऐसा लिखिए आप, एक साल का आपका आया 1 लाख रुपए। मैंने कहा मुझे बताइए आप मंथ में कितना आएगा, तो आपने कहा कि सर 12 मंथ से डिवाइड कर दीजिए, और आपको चाहिए कितने मंथ का, मैंने कहा सर मुझे चाहिए 18 मंथ का, तो आप कहेंगे कि सर आपका आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें भी? प्रायर पीरियड वाले में कुछ पूछना है? सर ये 3 मंथ फिर से बता देना। राइट। अभी ना आप कोई लॉजिक मत देखिए, अभी मैं जब ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे अपना चाहिए 21-22 है मेरा, 21-22 ईयर है जिसमें मुझे चाहिए अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। अभी हुआ क्या, आपने एक लोन लिया था 2019 को, वो एज ऑन डेट तक रीपे नहीं हुआ है, दैट इज आपको उसका ब्याज मिलना चाहिए। अब 21-22 में क्या हुआ, आपका घर बन के तैयार हो गया 30 जून को, आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया, ठीक है,
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है पूरी कथा में? प्लीज हाना में जवाब दे दिया कीजिए। No, sir. राइट। तो प्रीवियस ईयर में आपका तो आपने नेचुरली आपने किराए पे चढ़ा दिया। अब जब आपने किराए पे चढ़ा दिया तो हम ये मानेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर 21-22 का तो आपको पूरा ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपने किराए पे चढ़ा दिया, तो हम इनकम सेट ऑफ कर लेंगे। अब 2019 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आपका घर खाली होगा, आपके यहाँ काम चल रहा होगा। आपने 10 लाख का लोन लिया था, सरकार चाहती है कि आप घर बनाएं, किराए पे चढ़ाएं और हमको पैसा दें ताकि हमको इनकम हो, टैक्स मिले हमको। तो सरकार का मेन पर्पस ये है। अब मैंने कहा 31 मार्च 2021 तक आपको कितना साल हो गया घर बनाते हुए? मैंने कहा 2019-20 में आपको 6 महीना हुआ, क्योंकि 31 मार्च 2020 तक आपको कितना महीना हुआ? 1/10/2019 से। हेलो, कोई बताएगा? 1/10/2019 से लेकर 31/3/2020 तक आपको कितने महीने हो गए? 6 months. राइट? 6 months. हाँ, और फिर 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक आपको कितने मंथ हो गए? 12 months. तो टोटल आपका प्रायर पीरियड कितना हो गया? 18 मंथ। 18 months. अभी बताइए, कुछ पूछना है? अब मैंने कहा प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट बता दो मुझे। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। तो आपने कहा कि सर 1 साल का इंटरेस्ट कितना आता है? मैंने कहा 10 लाख का 10% है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने कहा कि सर बताइए फिर कितना आएगा। आप बताइए मुझे 10 लाख का 10% कितना आएगा इंटरेस्ट? हाँ, 1 लाख ना? Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब मैंने कहा मेरा प्रायर पीरियड जो है वो है 18 मंथ का, तो मेरा इंटरेस्ट कितने मंथ का आना चाहिए? 18 मंथ का। बस मैंने वही किया है। यहां पर बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो भी। Sir, construction complete. कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है हमारा आई बिलीव 30 जून के आसपास। 30 जून को मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो हमने मार्च तक ही लिया है ना पर? हाँ, Sir, 3 months more भी तो लेंगे वैसे. हाँ बताता हूँ। वेरी नाइस क्वेश्चन। एक पॉइंट और भी देख लीजिएगा मेरे बोलने से। assuming loan is not repaid as on year till the end of year, ठीक है, इसका मतलब बता रहा हूं क्या है कि आपने लोन रीपे नहीं किया है टिल 31/3/2022। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है यहां पर? तो ठीक है, तो आपको अब ब्याज मिलेगा, आपको थ्रू आउट द पीरियड का ब्याज मिलेगा। तो मैंने कहा मुझे, आप कह रहे हैं 3 महीने का, मैं कह रहा हूं आपको पूरे साल आपने लोन ले रखा है तो आपको पूरे 1 साल का ब्याज चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। तो मैंने वो पहले लिख दिया, इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर दैट इज 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 का 10 लाख का 10% इज इक्वल टू 1 लाख। यहाँ So बताइए। sir, full year का rent, I mean interest मिलेगा. हाँ बिल्कुल। Not for just 3 हाँ, months. अगर आपने रेंट रीपे नहीं, सॉरी लोन रीपे नहीं किया है तो आप पे कर रहे होंगे, Yes, sir. क्योंकि आपको टाइम तो लगेगा ना रीपे करने में, थोड़ा थोड़ा करके। Yes, sir. ठीक है, अब उसके बाद जिस ईयर में बेसिकली हमने एक तरीके से इसमें इंटरेस्ट निकाला है 2.5 साल का. हमने इसमें इंटरेस्ट निकाला है 2.5 साल का। क्यों?
हाँ 2.5 साल का, बिल्कुल। उसमें Okay, 1 sir. साल करंट ईयर का है और सर 1.5 और साल पुराना। हाँ 1.5 साल प्रायर पीरियड का हो गया। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैं एक्चुअली टेक्निकली ले नहीं जा रहा, यहां तक बताइए किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे वापस रिपीट करना है एक बार। सर रिपीट कर दो एक बार। ओके अभी हम लोग बात कर रहे हैं कई बार क्या सिचुएशन होती है कि नवम ने घर बनाना था, 1/10/2019 को उसने घर बनाने के लिए लोन ले लिया और 1/10 को ही घर बनाना शुरू कर दिया। कोई कॉम्प्लिकेटेड सा केस नहीं ले रहे। 1/10/2019 को नवम ने कहा कि भैया मुझे बनाना है घर। नवम गया, लोन ले लिया उसने। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% पर साल। उसके बाद नवम ने अपनी लेबर्स से बड़े अच्छे से मेहनत कराया और पूरे कितने साल हो गए, 19 20 20 21 1.5, मतलब पूरे पौने 2 साल में उसने अपना घर बनवाया। अभी पूरे पौने 2 साल का मतलब 18 और 3 21 मंथ में 21 मंथ में नवम ने अपना घर बनवाया। अब नवम अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहा है फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, क्योंकि इस टाइम से उसने रेंट पे उठाना घर शुरू कर दिया। अब नवम ने बोला कि भैया आप मुझे, मैंने लोन तो रीपे करा नहीं है, तो आप इस बार तो मुझे पूरे साल का रेंट इंटरेस्ट दे दीजिए। गवर्नमेंट बोलती है हाँ ठीक है भैया आपने लिया है तो आपको टाइम तो लगेगा रीपे करने में। तो गवर्नमेंट ने 10 लाख का 10% आपको छूट दे दिया ब्याज का, जो आपको रीपे करना है, एज अ डिडक्शन दे दिया आपको। तो आपका 1 लाख रुपए आपका प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का हो गया। अब जिस साल में आपका घर बना है वो वाला साल छोड़ दीजिए, दैट इज 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 का पीरियड करंट पीरियड में काउंट कीजिए और उसके पीछे का जो है वो प्रीवियस पीरियड में काउंट कीजिए, प्रायर पीरियड में काउंट कीजिए। दैट इज, मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे ऐसा बोला, मैंने बोला ठीक है, तो 31/3/2021 को 31/3/2021 तक यहां से यहां तक कैलकुलेट कर दीजिए। 1/10/2019 से लेकर 31/3/2021 तक। तो मैंने कहा मेरा आया 18 मंथ। अब मेरा 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, तो मैंने कहा मेरा 1.5 साल का क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर रहेगा तो 10% ही, लेकिन आपका 1.5 साल का ब्याज आएगा। तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए 1 साल के लिए। अगर 6 महीने के लिए आपको एक्स्ट्रा लिया है तो आपको 50,000 रुपए और देने पड़ेंगे। आप कैलकुलेटर पे करेंगे 1 लाख इंटू 18/12, तो आपका आएगा 1.5 लाख रुपए। अभी बताइए कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, अब बस मैं एक लाइन लिखवा के छोड़ रहा हूं कि आपका जो भी प्रायर पीरियड इंटरेस्ट होगा ये आप साथ के साथ लिख लीजिएगा। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट is allowed as deduction in 5 equal installment। स्टार्ट कब से होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर in which house is purchased या कंस्ट्रक्टेड। अब ये लाइन एक बार लिख लीजिए, फिर मैं ये वाली लाइन पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं।
हो गया सबका? चल सकते हैं आगे। एक बार बता दीजिए, चल सकते हैं आगे। Yes, sir. राइट। अब इस लाइन को पढ़ने से एक नॉर्मल आदमी को बोला जाए तो वो क्या समझेगा? आप में से मुझे कोई बताएगा? किसी को कुछ समझ आ रहा है इस लाइन को पढ़ने से? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। डिडक्शन कौन से सेक्शन का? 24B। इसमें हम दो पार्ट करते हैं, एक करंट पीरियड, एक करते हैं प्रायर पीरियड। अब बात दोबारा से एक बार शुरू करते हैं। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन in 5 equal installment starting from financial year in which house is purchased या constructed। अब हमारे वाले केस में हाउस बना कब है? हाउस कंप्लीट कब हुआ है? 13 जून 2021। हाँ या ना? Yes, sir. अब तो ये कह रहे हैं, तो आपका प्रायर पीरियड कब से कब तक का हो गया? प्रायर पीरियड इंटरेस्ट आपका हो गया 1920 एंड 2021 में कितने मंथ का? 18 मंथ का। अब वो बोल रहे हैं आपका जो ये 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, इससे आप 5 साल में बांटिए। 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 करिए आप, तो आपका आएगा 30,000। ये 30,000 आपको 5 बार में बांटना है। पहला बांटोगे आप करंट ईयर में, दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22। दूसरा बांटोगे प्रीवियस ईयर 22-23, और ऐसे ही आप आगे ले जाओगे। प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 25-26। हर साल आप 30-30 हजार रुपए बांटोगे। बताइए, कुछ आ रहा है समझ या ऊपर से जा रहा है? सॉरी, समझ नहीं आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। पक्का। तो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट तक जब कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपको एक काम करना है। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट जो भी है आपका, इसको आपको 5 साल में डिडक्शन लेना है, डिवाइडेड इन 5 years। और कब से स्टार्ट होगा? जब आप का घर बन जाएगा, दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 22-23, ऐसे वो 100 ऑन जाएगा अप टू प्रीवियस ईयर 23-24, 24-25, 25-26। हर साल आपको गवर्नमेंट बोलती है कि हम तो हैं गरीब, आपको हम डिडक्शन देंगे 1.5 लाख अपॉन 5 करके। हर साल हम आपको 30,000 रुपए का छूट देंगे। और ये छूट कैसा होगा? जो आपको करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा और प्लस ये तो 1,30,000 रुपए, ये आपका डिडक्शन अंडर 24B मिलेगा आपको। वापस से समझाऊं? तो सर 1 लाख भी हर ईयर मिलेगा, जो मतलब हर ईयर नहीं मिलेगा, जब तक अनलेस अंटिल यू आर रीपेइंग
जब आप रीपे कर देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो 30,000 वाला पोर्शन है वो आपको अप टू 5 साल तक मिलेगा। दैट इज पर ईयर आपको 30,000 30,000 30 30 30 ऐसे मिलेगा आपको हर साल डिडक्शन। अब एक बार वापस से ये पॉइंट समझ लीजिएगा, मतलब इंटरेस्ट आप जब तक रीपे नहीं कर रहे हैं तब तक आपको मिलेगा। तो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। स्टार्टिंग कब से होगा? इन विच हाउस इज परचेज या कंस्ट्रक्टेड। अभी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा एक बार आप लोग वापस देखोगे ना घर पे, जब एक बार वापस से खोल के देखोगे नोटबुक तो आपको समझ आएगा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये बाउंसर था इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम लगा इसमें। अभी बताइए, आया थोड़ा सा समझ? इसका एक एग्जाम्पल कर लें क्या? चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं फिर समझते हैं। गौतम आपने क्लास कब ज्वाइन करी है? गौतम एक क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग प्लीज एक ये क्वेश्चन करना है या अगली क्लास में करें? नेक्स्ट क्लास सर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आप मुझे बता दीजिए किसी को कुछ भी पूछना है तो दे कैन स्टे ओवर हियर, अदरवाइज थैंक यू फॉर बीइंग अ ग्रेट लिसनर और अच्छे से पार्टिसिपेटिव रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। या प्लीज। सर जो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है वो पूरा सिर्फ इंटरेस्ट किया है ना, हमने फेस वैल्यू वापस नहीं करी ना अभी। अनिका आप ना बस मुझे एक बार सारे चले जाएं फिर एक बार डिस्कस कर लें क्या? एक दो हाँ मिनट जी रुके। सर, हाँ जी। राइट। ओके सर। सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा प्लीज। थोड़ा मतलब डाउट्स है वो एक बार दोबारा देख लूंगी तो शायद क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर। किसी को कुछ और पूछना हो तो वो रुके, बाकी सारे जस्ट लीव द क्लास। तो जो वो 1 लाख प्लस 30,000 है उसमें 1 लाख जो है वो करंट ईयर का था। सो जी। आपने बोला कि वो तब तक मिलेगा जब तक हमने लोन रीपे नहीं किया है, मतलब हाँ। इंटरेस्ट। सो सर ऐसे तो अगर मुझे वो 1 लाख हर ईयर चाहिए तो मैं तो फिर उसको 5 साल तक खींच सकती हूँ, तो वो तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा ना उससे। मेनली उसका ना एक ईयर का प्रोविजन, मैंने एक्चुअली ये चीज आप जो बोल रहे हो ये चीज है, बिल्कुल है ये, लेकिन होता क्या है कि आप अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए सामने वाले का लोन रीपे ना करो, ऐसा तो नहीं होता पलक। आप हमेशा ब्याज तो भरते ही रहोगे फिर, है ना? तो ये वाला पॉइंट है। बाकी इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली, अभी थोड़ा सा लेमैन की ग्रुप में समझाना था इसीलिए ये बोला है मैंने। ओके सर, थैंक यू। ओके पलक। अनिका नाउ आई हैव अ डाउट सर। जैसे अभी करंट ईयर का जो 1 लाख कंप्यूट हुआ था, तो सर जो प्रीवियस जो प्रायर पीरियड में इंटरेस्ट होगा वो भी तो पिछले ईयर में करंट ईयर के उसी में इंटरेस्ट में आएगा। तो उनके प्रीवियस ईयर में आया होगा, ये गौरी सवाल है ना आपका? गौरी बिकॉज आपका घर कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आप रेंट पे कैसे चढ़ाओगे? सर तो हम करंट ईयर फिर वो लेंगे जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जी ओके सर, थैंक यू। अनिका आप पूछ लीजिए प्लीज। सर मैं ये कह रही हूँ कि हमें 30,000 हर महीने देना है एक तरीके से हर साल
अच्छा, हर साल देना है तो सर जो हर एक्चुअल में साल जब लोन लेते हैं तो हम्म, और जो हम देते हैं इंस्टॉलमेंट्स उसमें 30,000 एवरी मंथ के हिसाब से डिवाइड होता है। नहीं मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ। बेसिकली दो कॉन्सेप्ट आप मिक्स करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें एक पॉइंट आप बोल रही हैं कि आप जब सामने वाले जिससे भी आपने लेंडर से लोन लिया है आप उसको पे कर रही हैं, तो मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आप मान लीजिए उसने 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, आपने उसको 2019 में ही पैसा दिया होगा, पूरे 6 महीने का ब्याज 50,000 रुपए। आपने उसको 19 से लेकर 20 तक में 6 महीने दिया, फिर 20 से लेकर 21 तक में आपने पूरा 1 लाख रुपए दिया, लेकिन इस पीरियड में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिला। आप सर समझ रही हैं? डिडक्शन का मतलब तो इंटरेस्ट ही कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ, डिडक्शन मतलब इंटरेस्ट फ्रॉम द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ताकि आपका इनकम कम हो जाए। ओके सर। और सर जैसे हमने इसमें 18 मंथ लिखा है पुराना वाला, हम्म तो सर करंट ईयर के इंटरेस्ट की तो हमने बात ही नहीं करी, मतलब वो नेक्स्ट ईयर देंगे हम? नहीं, करंट ईयर का इंटरेस्ट तो हम पूरा 1 लाख रुपए ले रहे हैं ना। नहीं सर, जैसे कि आप ऊपर आओ एक बार सॉल्यूशन पे। ओके। हम्म ठीक है। सर जो ये सेकंड पॉइंट है प्रायर पीरियड का, उसके 18 मंथ्स की तो हमने बात कर ली कि 1.5 लाख का पुराना ब्याज है वो देना ही देना है, बिल्कुल बिल्कुल उतना समझ में मेरे को आ गया। पर जो ये बिल्कुल। सिर्फ फर्स्ट वाला है ना, प्रीवियस ईयर जो भी प्रीवियस ईयर प्रायर, 21 22 हाँ तो सर उसका इंटरेस्ट कहाँ गया, मतलब उसका उसका इंटरेस्ट क्या? हमने लिया ना 1 लाख रुपए पूरा। इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 तक का। Excuse me, sir. अच्छा, ओके सर, ओके। यू गॉट? हाँ जी सर। या प्लीज आप बताइए। सर सपोज जैसे कि हमने करंट ईयर का निकाला है 21 22 में, तो जी उसमें हम समझे। 1 लाख पूरा पे कर रहे हैं एंड देन जी उसके बाद इंस्टॉलमेंट में 30,000 पे हो रहा है। तो टोटल जो हम पे करेंगे 21 22 में विच विल बी 1,30,000 एंड ऐसे 22 23 में हम सिर्फ 30,000 काउंट करेंगे। तन्वी, मेरा एक पॉइंट है। पहले इसका ना पेमेंट से कोई रेलेवेंस नहीं है। ओके पेमेंट से नहीं है इसका रेलेवेंस। आपको लेंडर को तो पूरा पे करना ही पड़ेगा। आपको 19-20 में लेंडर को 6 महीने का ब्याज देना ही देना है। वो जो ओके ईएमआई बांधता है वो तो आपसे लेगा ही लेगा। यहाँ मेन हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारी कैसे कम हो, क्योंकि हम सरकार को कम टैक्स देना चाहते हैं। तो सरकार बोलती है कि आप करंट ईयर का तो पूरा इंटरेस्ट ले लो जिस टाइम आपका ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। ओके है ना। और जो प्रीवियस पीरियड का इंटरेस्ट आप पेड कर चुके हो उसका हम 5 साल में आपको बेनिफिट देंगे। ओके तो जैसे 21 22 में 1,30,000 डिडक्ट होगा जी एज रिलीफ एंड देन उसके बाद 22 23 में सिर्फ 30,000 डिडक्ट होगा। अगर वो लोन रीपे नहीं करता है तब आप ये बोल सकती हैं। एक बार इसका ना मैं एक बार कल, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास में होगी, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल है तो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता एक्चुअली। ओके सर। राइट। एंड सर आई ऑल्सो हैव अ डाउट कि सर आपने कहा कि इसका कंस्ट्रक्शन 30/6/2021 को खत्म हो रहा है, तो बिल्कुल माइका। सर जो हमने इंटरेस्ट निकाला है वो 31/3 तक का ही क्यों निकाला है? हमने 31/3/2022 तक का निकाला है। सर 2021 लिखा है ना आपने, 31/3 एज अ 2021 एज प्रायर अ पीरियड। एज अ प्रायर पीरियड, क्योंकि जो करंट ईयर है, मतलब जो 3 महीना आप जिसकी बात कर रही हैं 1/4/2021 से लेकर 31 जून 2021 तक का, आप उसकी बात कर रही हैं माइका, यस सर। है ना। वो एज अ करंट ईयर में पूरे साल का हमने ले लिया क्योंकि हमारा लोन रीपे अच्छा नहीं वो हुआ। ऊपर ऊपर अपना इंक्लूड हो गया 1/4/2021 से 31/3/2022 तक का। 30/3/2000। सर मतलब ये रेंट में से डिडक्ट होगा ना? हाँ, जो भी आपका रेंटल इनकम आएगा ना, इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज एनएवी जो आएगा, उसमें से पहले म्युनिसिपल टैक्सेस आप माइनस करेंगे, उसके बाद ये माइनस होगा। बेसिकली आपको अपना इनकम कम करना है यहाँ पे हमारा टारगेट। और सर मैं अटेंडेंस के जस्ट बाद आया था तो मेरी आप अटेंडेंस लगाते हैं। यार वंश ऐसे ठीक नहीं रहता यार। विपुल। विपुल एक काम करना, अभी मुझे मैसेज छोड़ना एक बार अभी तुरंत। ओके सर। ठीक है। हाँ प्लीज बताइए।
सर मतलब आप ये कह रहे हो ना कि जो मार्च के बाद का अप्रैल में जून का जो हमारा मंथ का इंटरेस्ट है वो करंट ईयर वाले में इंक्लूड हो गया। जी माइका। एंड सर ओके मेरा सर, ना थैंक यू। एक मार्जिनल रिलीज से रिलेटेड डाउट था जी तन्वी। सर। मतलब किस लेवल तक हम चेक करते हैं कि हमें मार्जिनल रिलीफ देखना है या नहीं देखना है, ये कैसे पता चलता है? हाँ मैं बता रहा हूँ तन्वी, इसका ना एग्जैक्टली फिगर अगर मुझे भी आइडेंटिफाई करना है ना तो मुझे भी एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके तो आप 52-53 लाख तक आप देख लो, समवेयर 52,67,000 रुपए के आसपास होता होगा। एक बार इंग्लिश में फिगर बोलना। आई शुड से 52,67,000 के नियर बाय समवेयर होना चाहिए, जहां वेयर यू डोंट गेट एनी मार्जिनल रिलीफ। ओके सर। ये तो सर 50 लाख सॉरी 50 के अराउंड वाली फिगर हुई। अगर हम 1 करोड़ के उसमें जाते हैं देन तो यू कैन प्रिज्यूम लाइक आप इसे 1 करोड़ 3 लाख समथिंग फिगर जाएगा, एवर 50 1 करोड़ 3 लाख somewhere 87 के आसपास। I'm not sure yet. Like I have to calculate if you are asking about the particular thing. तो सर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हमें करना होगा जब ऐसे क्वेश्चंस या कुछ आएंगे या आपको फिर पता है, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ 2 लाख की दे दी तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में कैलकुलेट करेगा यार मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना है। अदरवाइज कैलकुलेट कर लीजिए क्या जा रहा है आपका, ओके है ना? एक्सक्यूज मी सर। या अनिका। सर एक्चुअली मेरे को ये पूछना है कि सर जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू एनएवी, है ना? तो सर इसका हाँ रेलेवेंस क्या है? हम ये क्यों कर रहे हैं? मतलब हम डायरेक्ट भी तो एनएवी लिख सकते हैं ना, मतलब ये पूरा करना और फिर एक वैल्यू निकालना। सर मुझे समझ नहीं आया कि ये काम कहाँ आएगा, मतलब ये तो थोड़ा वैसा सा टॉपिक है, तो इसका रेलेवेंस बता दो एक बार आप। हाँ बिल्कुल, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आपने जीएवी निकाल लिया, उसके बाद आपने उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस किया। तो बेसिकली मान लीजिए आप एज अ टैक्स प्रोफेशनल बनकर जाते हैं, तो आपको अपने क्लाइंट से पैसे निकलवाने हैं। मैं एक लाइन में भी आंसर दे सकता हूँ कि आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी इतनी होगी, और मैं उसे पूरी नौटंकी से भी दे सकता हूँ। बेसिकली प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व होता है निका, ओके सर। है ना? तो ये है। कोई कुछ और पूछना थैंक चाहता यू है? सर। ओके अनिका, थैंक यू सर। थैंक यू तन्वी। कोई और है पूछने वाला कुछ? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।